फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट है। आज की इस वीडियो में मैं ऐसा प्रश्न लाया हूं जो आपके फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। और मैं इसलिए ये वीडियो लाया हूं ताकि दोनों कोई को यह क्वेश्चन जो भी है, 2-3 क्वेश्चन इस वीडियो में है, आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बस आपको समझना है, देखना है। और अगर आप नहीं समझ पाइएगा, नहीं देख पाइएगा तो फिर आपका एग्ज़ाम में भी कुछ होने वाला नहीं है। पूरे मार्च आपका रिवीजन चलेगा, पूरे मार्च के बाद आपका रिवीजन बंद हो जाएगा। फिर हम लोग जो है चलेंगे 23 से 24 के तरफ रिवीजन में, सॉरी पढ़ाई में। ओके, क्योंकि पूरे साल 22 से 23 का ही पढ़ाते रहना सही नहीं है। तो 2 मार्च भर पूरा आपका रिवीजन चलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका। बाकी मैं पढ़ा ही दिया हूँ, जो भी कुछ बच जाएगा उसको हम लोग रिवीजन में अभी कर लेंगे पूरे मार्च में। उसके बाद हम लोग बंद हो कर देंगे, चाहे एग्ज़ाम जब भी हो। आप लोग को पढ़ा दिए हैं, आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, जलना। जलना जलना भी एक प्रकार का इंजरी ही है, घाव ही है, ठीक है। तो बर्न के बारे में, जलना के बारे में आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो जलना के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आपको जलना के ऊपर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग को बता देना है, चाहे फर्स्ट ईयर है चाहे सेकेंड ईयर। देखिए, आप लोग को प्रॉब्लम कहाँ होता है प्रश्न को याद करने में। आप लोग सोचते हैं कि टोटल प्रश्न को हम एक बार में ही याद कर लें, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आप प्रश्न को क्या कीजिए, एक एक प्रश्न को तोड़िए। जैसे आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में देखते होइएगा कि पहले पूछता है ए में व्हाट इज बर्न, यानी जलना क्या है, जलना को परिभाषित कीजिए, 1-2 नंबर का रहता है। उसके बाद रहता है कि रूल्स ऑफ 9 को बताए रहता है, और उसके बाद रहता है जलना का नर्सिंग प्रबंध बताए। 3 क्वेश्चन है ना। अब आप लोग को प्रॉब्लम क्या होता है कि आप सोचते हैं कि तीनों क्वेश्चन को जो है हम लोग एक ही बार में याद कर ले, ऐसा नहीं। पहले आप ये समझिए जलना क्या होता है, ठीक है। फिर ये समझिए जलने का रूल्स ऑफ 9 क्या है, जलने का प्रकार पूछा जा सकता है, प्रकार याद रखिए। मतलब अलग अलग क्वेश्चन को डिवाइड करके याद रखिए, जिससे होगा ये कि क्वेश्चन तो छोटा छोटा हो ही जाएगा, साथ में क्वेश्चन छोटा होने के साथ में आपको याद करने में भी सही रहेगा। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, चाहे जलना का प्रकार पूछ ले, चाहे जलना का नर्सिंग प्रबंध पूछ ले, चाहे जलना का कारण पूछ ले, चाहे जलना का प्राथमिक सहायक पूछ ले, तो कुछ भी पूछे, आपको अगर पता है तो आराम से बता पाएंगे। और अगर खिचड़ी एक ही बार में सोचते हैं सब चीज़ याद कर लेंगे तो कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे पढ़ते हैं, चीज़ों को अलग अलग डिवाइड कीजिए, पार्ट बाय पार्ट में बांटिए, फिर उसको पढ़िए, समझिए, तो आपके लिए बेटर होगा। समझ रहे हैं। चलिए, सबसे पहले जलना होता क्या है। माय डियर, जलना के परिभाषा, त्वचा पर अत्यधिक गर्म वस्तु, द्रव या इलेक्ट्रिसिटी से बने घाव बर्न इंजरी कहलाते हैं। देखिए, जलने का मतलब होता है कि कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा सामान, कोई ऐसा जो है तत्व जिसके संपर्क में आने से व्यक्ति को जो है घाव लगता हो। समझ गए। जैसे जैसे बहुत सारे रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे तेजाब हो गया, तेजाब से भी व्यक्ति जल जाता है। समझ गए। गर्म वस्तु हो गया, जैसे आप रड जो होता है, लोहा, लोहा को गर्म कर दीजिए, किसी को हाथ में सटा दीजिए, जल जाएगा, तो ये हो गया। करेंट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइन का तार, इसमें भी करंट, इसमें भी आग जैसे होता है गुण, छूते ही जो है जल जाता है व्यक्ति। तो ऐसा ज्वलनशील, ऐसा गर्म वस्तु या फिर ऐसा जो है आग का स्रोत जिसके संपर्क में आने से व्यक्ति के घाव लग जाता हो, वह जलना कहलाता है, जला हुआ इंजरी कहलाता है। समझ गए बातों को। चलिए, अब जलना का प्रकार, आपसे जलना का परिभाषा समझ गए कि जलना क्या होता है। अब जलना का आपसे जो है वर्गीकरण पूछ सकता है, जलना का वर्गीकरण पूछ सकता है। वर्गीकरण मतलब जलने को जो घाव होता है वह किस आधार पर जो है घाव को बांटा जाता है। मतलब बर्न वाउंड यानी जलने वाला घाव को घाव की गहराई के आधार पर अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया जाता है। समझ गए। जैसे जलने के प्रकार में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एक होता है फर्स्ट डिग्री, एक होता है सेकेंड डिग्री, एक होता है थर्ड डिग्री। बस ये 3 प्रकार के जला हुआ होता है। कोई व्यक्ति अगर फर्स्ट डिग्री में जला है, मतलब सुपरफिशियल बर्न है, तो उसका सिर्फ जो है केवल एपिडर्मिस भाग जला रहता है, मतलब सिर्फ स्किन का ऊपरी भाग प्रभावित रहता है। समझ रहे हैं बातों को। जबकि दूसरा है डीप पार्शियल बर्न। डीप पार्शियल बर्न के मतलब है कि हल्का आंशिक, ठीक है, आंशिक गहरा हुआ जला हुआ, सेकेंड डिग्री बर्न होता है। यह एपिडर्मिस के साथ, मतलब ऊपरी त्वचा के साथ आंशिक रूप से निचले त्वचा भी, अपर लेयर भी प्रभावित होता है। मतलब जिसमें सेकेंड डिग्री है तो इसमें ऊपर के त्वचा तो पूर्ण रूप से प्रभावित होगा ही होगा, बट ऊपर के प्रभावित होते हुए नीचे के भी जो है त्वचा को प्रभावित करता है, तो उसे हम लोग डीप पार्शियल मतलब आंशिक गहरा जला हुआ कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है।
फुल थिकनेस बर्न, फुल थिकनेस बर्न इसी को थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं, जिसमें होता है कि गहरा रूप से जला हुआ या पूर्ण जला हुआ। इसमें डर्मिस एपिडर्मिस दोनों पूर्णतः जला हुआ होता है। साथ में सबक्यूटेनियस वसा यानी मांसपेशी तंत्रिका तंतु भी प्रभावित रहता है। यानी थर्ड डिग्री के अगर कोई व्यक्ति जला हुआ होता है किसी पार्ट में, मान गए हाथ ही जला हुआ है, तो किसी व्यक्ति का हाथ भयंकर जलने का मतलब है कि ऊपरी ऊपरी त्वचा तो एकदम नष्ट ही है, साथ में निचली जो त्वचा है वह भी नष्ट है, और आंतरिक रूप से भी यह घाव जो है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। एक बार समझ लीजिए, देखिए जैसे ए है ऊपरी वाला, ठीक है, ए है ऊपरी का लेयर, ए है बीच वाला लेयर, ठीक है, और ए है सबसे आंतरिक लेयर। आंतरिक लेयर में आपको पता है कि नर्व भी होता है, ठीक है, मसल्स भी होता है, ओके। इसमें जो है तंत्रिका मांसपेशी सबक्यूटेनियस वसा सब होता है आंतरिक लेयर में। मान गए यह ऊपरी वाला स्किन है तो हल्का फल्का जला होगा, सुपरफिशियल बर्न होगा, फर्स्ट डिग्री का होगा, मतलब हल्का फल्का प्रभावित होगा। इसमें सिर्फ केवल एपिडर्मिस भाग यानी ऊपरी वाला भाग प्रभावित होगा। नहीं देखते हैं कि किसी व्यक्ति का हल्का सा झुलस जाता है तो सिर्फ में ऊपरी त्वचा पर जो है देखते होइएगा कि फोड़ा निकल जाता है पानी वाला, और सिर्फ ऊपर से जो है ड्राई हो जाता है, स्किन लाल हो जाता है, सिर्फ ऊपर वाला। तो ये होता है फर्स्ट डिग्री। सेकेंड डिग्री में होगा कि देखिएगा कि किसी को ऊपर पूर्ण रूप से जल गया रहता है, साथ में नीचे से पानी जो है फोड़ा बड़ा बड़ा निकल जाता है, तो वह होता है कि वह सेकेंड डिग्री का होता है, जिसमें यह आंतरिक लेयर में बीच वाला लेयर में आता है। और जिसी को पूर्ण रूप से जला हुआ होता है थर्ड डिग्री, तो उसका देखते होइएगा कि पूर्ण रूप से जल जाता है, मांस दिखने लगता है अंदर का। तो मतलब क्या हुआ कि ऊपर का भी जल गया, बीच वाला भी जल गया, और नीचे दिख रहा है मतलब निचला वाला भी प्रभावित है, जिसमें नर्व मांसपेशी वसा सब कुछ होता है। तो यह 3 लेयर में जो है जला हुआ होता है। तो तीनों आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, अगर आप इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में देखिए। अब जलने का कारण, तो देखिए जलने का कारण बहुत सारा कारण हो सकता है। कारणों के आधार पर जो है अलग अलग प्रकार से जो है व्यक्ति जलता है। कैसे? तो मान गए थर्मल बर्न। थर्मल बर्न का मतलब होता है कि तापीय जला। तापीय मतलब होता है कि जिसमें ताप बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हीट हो। तो जैसे गर्म पानी हो गया, यह भी बहुत ज़्यादा हीट रहता है इसमें। तेल हो गया, गर्म तेल हो गया, खौलता हुआ तेल हो गया, तो उसमें भी तापमान बहुत ज़्यादा हीट रहता है। गर्म प्रेशर, प्रेशर जो होता है इलेक्ट्रिक वाला, उसमें डायरेक्टली आग नहीं रहता है, बट वो इतना ज़्यादा हीट रहता है, इतना ज़्यादा उसमें ताप रहता है कि वह व्यक्ति को झुलसा देता है, जला देता है। तो ये थर्मल बर्न होता है, जिससे व्यक्ति के कंटेक्ट में आने से घाव लग जाता है, तो वो जो है थर्मल बर्न होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बर्न का मतलब है कि बिजली से जो व्यक्ति जल जाता है, झुलस जाता है, वह इलेक्ट्रिक बर्न कारण बनता है। केमिकल बर्न का मतलब है कि तीव्र एसिड, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा पावरफुल अम्ल सब है जिसके रिएक्शन से व्यक्ति के जल जाता है। क्षार से जलना, ठीक है, यानी एसिड बेस भी जो है जो व्यक्ति को जला देता है। जैसे तेजाब हो गया, तेजाब देखते हैं जहाँ रख दीजिए वह खौला खींच लेता है चमड़ा को, तो वह भी एक प्रकार के केमिकल बर्न ही है, रासायनिक पदार्थ ही हैं, ठीक है। इनहेलेशन बर्न का मतलब होता है कि जैसे कोई गर्म चीज़ों को हम श्वास के जरिए खींच लेंगे तो उससे भी जो है व्यक्ति झुलस जाता है, अंदर का श्वास नली झुलस जाएगा, ठीक है। फायर बर्न, आग से जलना। अब ये सारा चीज़ हो गया। अब कुछ ऐसे कारण होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली व्यक्ति का घर में आग लग गया, गैस फट गया, ठीक है, तो डायरेक्टली आग के संपर्क में आने से व्यक्ति जल जाता है। डायरेक्ट संपर्क आग से होने से फायर बर्न, ठीक है। तो ये सब कुछ कारण है, इलेक्ट्रिक बर्न, थर्मल बर्न, केमिकल बर्न, इनहेलेशन बर्न, फायर बर्न, ये सब बर्न का कारण मैंने बता दिया, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इन सब कारणों से व्यक्ति जलता है। तो ये सब चीज़ हो गया, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जलने के बाद व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं। तो बर्न से होने वाले पैथोफिजिकल लॉजिकल बदलाव मतलब लक्षण, कि जलने के बाद व्यक्ति में क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जलने के कारण बने घाव से निम्न शारीरिक बदलाव होते हैं। जलने के बाद व्यक्ति में अलग अलग बदलाव दिखे जाते हैं। अब यह बदलाव कहिए या लक्षण कहिए, बात वही है, समझ गए। तो आपसे एग्जाम में जले हुए मरीज का लक्षण पूछे या फिर बदलाव पूछे, परिवर्तन पूछे, वही बातें हैं। चलिए हम लोग लक्षण देखते हैं। तो एक जला हुआ पेशेंट में बहुत ज़्यादा तरल की मात्रा कम जाता है। अब जैसे मानिए कि जिस चीज़ में नमी है उसको आग पर रखिएगा तो नमी को ख़त्म कर देता है आग, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में तरल बहुत ज़्यादा है। अब आग से संपर्क में आएगा, व्यक्ति जलेगा तो ऑटोमेटिक है उसका बॉडी से तरल कमेगा, यानी हाइपोवॉल्यूमिक होगा। हाइपोवॉल्यूमिक मतलब आयतन कमेगा तरल का, तो उसे हाइपोवॉल्यूमिक कहते हैं। शरीर से फ्लूइड यानी तरल की कमी होना। पहला लक्षण हाइपोवॉल्यूमिक का होता है, यानी शरीर से तरल का कमना, पहला लक्षण, समझ गए।
उसके बाद कार्डियक आउटपुट में कमी हाइपोवोलेमिया के कारण। अब जैसे ही व्यक्ति के बॉडी में तरल कमता है तो जो हार्ट का आउटपुट रेट होता है, जो रिजल्ट हार्ट को देना चाहिए वह कम जाता है, क्योंकि व्यक्ति के शरीर से तरल का नष्ट होता है। ठीक है, तो तरल के नष्ट होने के कारण कार्डियक आउटपुट में भी कमी हो जाती है। ओके। एडीमा मतलब व्यक्ति के शरीर में जैसे ही तरल की कमी होती है तो तरल का डिमांड बढ़ जाता है, व्यक्ति में सूजन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये शारीरिक परिवर्तन का ये लक्षण का ये सब दिखने को मिलता है। आगे है हाइपोनेट्रीमिया, मतलब एक्यूट फेज के दौरान। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है कि सोडियम की मात्रा कम जाना। समझ गए, व्यक्ति जलता है तो उसके शरीर में तरल कम होता है, हाइपोवोलेमिया होता है। अब इस कंडीशन में हाइपोवोलेमिक शॉक भी लग सकता है। मान के गंभीर जल गया है मरीज, तो गंभीर जलेगा तो उसके बॉडी से लगभग सारे के सारे तरल नष्ट हो गया रहेगा, तो उस कंडीशन में हाइपोवोलेमिक शॉक भी लग जाता है, यानी तरल के कमी के कारण व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। तो ये भी लक्षण होता है। व्यक्ति में हाइपोनेट्रेमिया ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है तरल में ही हमारा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब मिला होता है। तो जैसे ही तरल नष्ट होगा तो आपके बॉडी में हाइपोनेट्रेमिया होगा, सोडियम की कमी होगा, और जैसे ही सोडियम की कमी होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। ठीक है, तो हाइपोनेट्रेमिया हो जाता है। हाइपरकैलेमिया होता है। हाइपरकैलेमिया के मतलब होता है कि आपके बॉडी में जो कैलेमिया है, पोटेशियम की मात्रा है, वह जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाइपोथर्मिया मतलब त्वचा द्वारा शारीरिक तापमान नियंत्रण नहीं कर पाता है, क्योंकि आपके बॉडी से त्वचा तो नष्ट हो चुका है, जल चुका है, तो ऐसे में हमारा बॉडी का तापमान को नियमन कौन करता है? त्वचा ही करता है, ताप से सुरक्षा देता है, मेंटेन करता है। तो अब आपके शरीर में स्किन है ही नहीं, जल चुका है, तो इस कंडीशन में हाइपोथर्मिया होगा, तापमान बहुत ज़्यादा कम जाएगा, बॉडी तापमान को कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा। समझ गए, क्योंकि स्किन है ही नहीं। तो ये भी लक्षण देखने को मिल सकता है। ओके। सिस्टमैटिक प्रभाव यानी बर्न परसेंट व्यापक, यानी 20% से ज़्यादा होने पर व्यक्ति में ज़्यादा समस्या होता है। ठीक है, इसके सिस्टमैटिक प्रभाव और जटिलता जैसे एस्केमिया होना, टिश्यू हाइपोक्सिया होना यानी ऑक्सीजन कम जाना बॉडी में, एस्केमिया मतलब रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाना, तो ये सब, तथा रेस्पिरेटरी फेलवर हो जाना। और इस कंडीशन में व्यक्ति का रेस्पिरेटरी फेल भी हो जाता है। अगर गंभीर जला हुआ है तो श्वसन भी फेल हो जाता है, व्यक्ति का किडनी फेलवर भी हो जाता है गंभीर जला हुआ में, क्योंकि शरीर से जैसे ही तरल नष्ट होता है तो किडनी को तो भाई तरल चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए प्यूरिफाई करने के लिए, और उसको तरल मिलेगा ही नहीं किडनी को, तो किडनी तो धीरे धीरे स्लो हो ही नहीं जाएगा, तो फेल कर जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर कोई मरीज़ जला हुआ है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा तरल पीने को देना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको तरल मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि उस पर हाइपोवोलेमिक ना आए, हाइपोवोलेमिक शॉक ना लगे। साथ में पेशेंट को देखभाल में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने का खतरा रहता है, जला हुआ है तो उसको देखभाल करना चाहिए। तो बहुत सारे तमाम लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ओके, अब आपसे एग्जाम में लक्षण देख लिए, समझ गए, प्रकार देख लिए। अब आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि बर्न पेशेंट जानने का तरीका। बर्न वाउंड के असेसमेंट में प्रमुख कार्य बर्न पेशेंट यानी टोटल बॉडी सरफेस एरिया जानना है। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कोई मरीज कितना ज़्यादा जला हुआ है, आप घाव की मात्रा, घाव का आकलन कैसे करेंगे कि मरीज कितना ज़्यादा जला हुआ है? तो उसके लिए रूल्स ऑफ 9 होता है। रूल्स ऑफ 9 के हम इस्तेमाल करके हम घाव का आकलन करते हैं, बाउंड का असेसमेंट करते हैं कि व्यक्ति कितना ज़्यादा जला हुआ है, उसके बॉडी पार्ट, समझ गए, यानी उसके बॉडी में व्यक्ति कितना ज़्यादा जला हुआ है। अगर हमें घाव का निर्धारण करना हो तो उसके लिए रूल्स ऑफ 9 हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर बर्न परसेंट जानना हो तो उसके लिए रूल्स ऑफ 9 होता है, जो ये बताता है कि व्यक्ति कितना गंभीर रूप से जला हुआ है, कितना परसेंट बॉडी का भाग जला हुआ है। समझ गए, तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए वो रूल्स ऑफ 9 हम आपको समझा ही देते हैं। ठीक है, चलिए अब उसी के लिए है, रूल्स ऑफ 9 हो गया, यह निम्न प्रकार से प्रयुक्त होता है। रूल्स ऑफ 9 कैसे कैसे प्रयुक्त होता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे हेड है, देखिए सर है, कोई व्यक्ति है, अगर व्यक्ति का आगे और पीछे का सर जला होगा तो एंटेरियर और पोस्टेरियर मतलब आगे और पीछे वाला भाग अगर जला है तो माना जाता है कि व्यक्ति 9% जल चुका है। ठीक है, अगर व्यक्ति का छाती जल चुका है आगे और पीछे का तो ये माना जाता है कि व्यक्ति 18%, इसी को हम लोग जो है धड़ भी कहते हैं। ठीक है, धड़ भी कहते हैं। व्यक्ति आगे पीछे से 18% जला हुआ होता है, कब? जब उसके धड़ यानी छाती बॉडी जो है आगे और पीछे से जला होता है तो 18%। ओके, अगर मान गए व्यक्ति जो है सर के साथ साथ नीचे छाती तक जला हुआ है तो 9 और 18 27%। ठीक है, यानी
आगे और पीछे से छाती से लेके सर तक जल चुका है तो 9 और 18 27% जला हुआ माना जाता है। ठीक है, आगे है, अब यहाँ पे देख लीजिए एब्डोमिनल, एंटेरियर और पेस्टेरियर, यानी पेट आगे और पीछे से जो है माना जाता है कितना, 18%। ठीक है, यानी अगर व्यक्ति का धड़ जिसे हम लोग कहते हैं यह भी आगे और पीछे यह भी 18% माना जाता है। ठीक है, अब आगे है अपर लिम्स। अपर लिम्स का मतलब होता है एंटेरियर। अपर लिम्ब मतलब दोनों हाथ, समझ गए, एक हाथ एक साइड का लिम्ब जगह होगा, 9-9-18% ये भी होता है, समझ गए। लोअर लिम्ब की बात किया जाए निचले अंगों का तो 18-18 36% होता है और जिनेटियल एरिया 1% होता है, समझ गए चीज़ों को। तो इस प्रकार से हमें जो है देखना है कि कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा जला हुआ है। ओके, तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, डिस्कस कर लीजिए। बर्न का मैं पहले भी अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, अभी भी पढ़ा चुका हूँ, तो ज़्यादा समय देना ठीक नहीं है। अब जले हुए घाव का हम प्राथमिक देखभाल फर्स्ट एड कैसे करेंगे, तो जीएनएम जो भी फर्स्ट ईयर वाले हैं मैंने आपको प्रकार बता दिया, रूल्स ऑफ 9 भी बता दिया, जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं ध्यान से देखिए। साथ में आप सभी से प्राथमिक देखभाल भी पूछ सकता है कि जले हुए मरीज का प्राथमिक देखभाल कैसे करेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले जो जला हुआ है घायल है उसको दिलासा देंगे, उसको सहारा देंगे। घायल ने अगर अंगूठी पहिरा हो, घड़ी चूड़ी जूते आदि पहन रखे हो तो ध्यानपूर्वक उतार दे, समझ गए। अगर एक्स्ट्रा चीज़ें अगर घायल पहन लिया है ये सब चीज़ें तो उसको हटा दे, उतार दे। जला हुआ भाग अगर गर्म है और दर्द हो तो उस पर ठंडा पानी डाले जब तक कि दर्द से राहत ना हो। और पेशेंट का कराह रहा है, जला हुआ भाग है, बहुत ज़्यादा उसको लहर मार रहा है, वहाँ पे गर्म महसूस हो रहा है तो ठंडा पानी से राहत दिला सकते हैं। ठीक है, जले हुए भाग पर अगर कपड़े हो तो उसे उतारने की कोशिश न करें, इससे त्वचा भी हट सकता है। अब कोई व्यक्ति जला हुआ है, आप उसे प्रथम बार देख रहे हैं, प्राथमिक सहायता देना है, तो व्यक्ति जला हुआ है, उसके बॉडी पर कपड़ा है, कपड़ा भी जला हुआ है, बॉडी भी जला है, तो वह कपड़ा उतारने का प्रयास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कपड़ा उतारिएगा तो कपड़ा के साथ उसका बॉडी भी जला है, तो हो सकता है उसका बॉडी के स्किन भी खींच सकता है कपड़ा के साथ में, तो इसलिए जो है उतारने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, छोड़ देंगे। पांचवा है जले हुए भाग पर कुछ न रखे। अब जो जला हुआ भाग है उस पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें न रखे। जले हुए भाग जो है कि विसंक्रमित ड्रेसिंग से पट्टी करें। जो जला हुआ भाग है चाहे तो उसको, अगर आप फर्स्ट एड है तो आपको ड्रेसिंग करना आता है तो आप जो है उसे फर्स्ट एड ड्रेसिंग कर सकते हैं। आघात का उपचार करें। ऐसे स्थिति में जो शॉक लगा है आघात, उस आघात का उपचार, शॉक लगा है क्योंकि अभी ऊपर देखे कि पेशेंट को तरल कमी होने से उसको शॉक लग सकता है, बेहोशी आ सकता है, तो उसको उपचार करें। ठीक है, यदि घायल अनकॉन्शियस है, मतलब घायल व्यक्ति अगर अचेत है, बेहोश हो चुका है, तो उसका वायु मार्ग खोले और आवश्यक हो तो बचाव प्रणाली ABC, ठीक है, को पूरा करें, यानी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को पूरा करें। घायल को रिकवरी पोजीशन में रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह रिकवरी हो सके। घायल को तुरंत प्राथमिक उपचार बनाते हुए अस्पताल में स्थानांतरित करें। तो ये 9 पॉइंट जो देखे हैं यह फर्स्ट उपचार है, प्राथमिक उपचार है। मैंने आपको समझा दिया, बस आपको इसको अपने तरीक़ा से लिख सकते हैं। आप खुद सोचिए कि आपके आसपास कोई व्यक्ति जल गया है किसी कारण से, तो आप उसको कैसे बचाने जाएंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आप ही विजिट कर रहे हैं और आपके सामने, और जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम विजिट करता है वही प्राथमिक उपचार भी कर सकता है अगर उससे पता हो तो आप भी कैसे करेंगे कि जले हुए के लिए क्या क्या मदद करेंगे, वही चीज़ लिखना था। मैंने बता दिया फर्स्ट एड में सबको लिखना है, यहाँ पे इंग्लिश दिया है। ठीक है, आगे चलिए। आगे आता है कि जलने की नर्सिंग देखभाल समझाइए। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि जले हुए मरीज का नर्सिंग देखभाल बताइए, सीधा ये पूछ देगा, या कभी कभी ये पूछेगा कि 70% जले हुए मरीज का नर्सिंग देखभाल बताइए। या तो 70% में जो है मैनेज कर देगा, लिख देगा, या 50% दे देगा, या फिर सीधा पूछेगा कि जलने का नर्सिंग देखभाल बताइए। बड़ी आसान है, मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप में पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप में तोड़िए, समझ गए। अगर हम ऊपर से लेके नीचे तक डायरेक्ट अगर आपको बताते तो अभी तक नहीं होता। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, जलना होता क्या है, जलना का वर्गीकरण यानी जलना का प्रकार कौन कौन सा है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री बता दिए। किन किन कारणों से व्यक्ति जल सकता है, कारण भी बता दिए। ठीक है, अब कारण जब बता दिए तो हमने आपको उसका प्राथमिक सहायता भी बता दिए। हमने ये भी बताया कि कोई अगर जल जाता है तो उसको शारीरिक परिवर्तन क्या देखने को मिलेगा, मीन्स क्या लक्षण होते हैं जलने के बाद, वो भी मैंने बता दिया।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब हाँ, रूल्स ऑफ 9 भी बता दिए कि कौन मरीज कितना ज़्यादा जला हुआ है, हम कैसे ये तय करेंगे। तो उसको घाव को निर्धारण करने के लिए हमें रूल्स ऑफ 9 है, जो परसेंटेज बाई हमारे बॉडी को बांटा गया है, और जो भाग जितना जला गया है उतना परसेंटेज हम उसको जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा, तो वो भी बता दिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि नर्सिंग देखभाल एक जले हुए मरीज का कैसे करेंगे। मीन्स एक 70% 50% जले हुए मरीजों का नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे होगा। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए। नर्सिंग देखभाल की बात आती है तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट की जैसे बात आ जाए, आपको लक्षण के हिसाब से जो लक्षण है 4 5 6 पॉइंट लक्षण से उठाइए कि क्या क्या लक्षण इसमें दिखेगा, और उसी लक्षण को दूर करने का सब में 2 4 4 लाइनें लिखते चले जाइए, वही नर्सिंग प्रबंध हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट, अब बताइए एक जला हुआ अचानक व्यक्ति जल गया, जला हुआ एक, अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा जल जाता है तो वह एक इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति हो जाता है, उसमें व्यक्ति को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, आपातकालीन उपचार की आवश्यकता होती है। तो जब उपचार की आवश्यकता जब होती है तो पहला पॉइंट यही होगा कि नर्सिंग के तौर पर, हम एक नर्स के तौर पर जले हुए मरीज का आपातकालीन उपचार करेंगे। आपातकालीन उपचार में क्या क्या करेंगे, सबसे पहले रोगी का वाइटल साइन चेक करेंगे कि रोगी जल गया है तो रोगी का जो जैविक चिन्ह है, जैसे श्वसन हो गया, तापमान हो गया, ठीक है, हार्ट बीट हो गया, SpO2 ऑक्सीजन लेवल हो गया, यह व्यक्ति में सही तरीका से है या नहीं है, तो पहले वाइटल साइन का चेक करेंगे। दूसरा ये चेक करेंगे कि रोगी के कैसे जला है, किस कारण से जला है, जलने का जानकारी प्राप्त करेंगे, उसी आधार पर ट्रीटमेंट भी तय करेंगे, ठीक है। हम लोग देखे हैं लक्षण में कि इसके रिस्पायरेटरी फेल हो सकता है। अब चूंकि रिस्पायरेशन फेल होना एक आपातकालीन स्थिति है, व्यक्ति को अगर रिस्पायरेशन फेल हो जाएगा, श्वसन क्रिया फेल हो जाएगा, मतलब व्यक्ति डेथ कर जाएगा, तो उस कंडीशन में रिस्पायरेटरी फेल होने को पहचानना चाहिए कि व्यक्ति में रिस्पायरेशनी फेल हो रहा है, तो इसका तत्काल उपचार करेंगे, आपातकालीन उपचार। O2 थेरेपी प्रयोग करेंगे, अगर देखेंगे कि श्वसन प्रणाली व्यक्ति का अवरुद्ध हो रहा है, फेल हो रहा है, तुरंत ऑक्सीजन प्रदान करेंगे, ठीक है। व्यक्ति मुंह से कुछ नहीं खा पी रहा है तो NG ट्यूब लगा देंगे, ट्यूब के माध्यम से तरल देते रहेंगे। इंट्रावेनस IV के माध्यम से भी तरल देते रहेंगे। कैथेटर लगा देना चाहिए मूत्र विसर्जन के लिए। तो ये सब तत्काल आपातकालीन उपचार है जो एक जले हुए मरीज को नर्स के द्वारा की जानी चाहिए आपातकाल में, ठीक है। तो पहला आपातकाल हो गया। अब हम ऊपर देख चुके हैं कि एक मरीज जला हुआ है और जला हुआ मरीज बहुत ज़्यादा तरल की कमी हो जाती है, तो इस तरल को पूर्ति करने के लिए आपको रिहाइड्रेशन के लिए, यानी पुनः शरीर में जल की मात्रा को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुनर्जलीकरण यानी रिहाइड्रेशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। रोगी को निर्जलीकरण यानी रोगी को पुनर्जलीकरण करने के लिए, यानी बॉडी में निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए तुरंत IV फ्लूइड देनी चाहिए। अब IV फ्लूइड की गणना आप कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है कि बोतल के बोतल बॉडी में जो है तरल देते जाएंगे, उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो तरल देंगे, लेकिन तरल की गणना करते हैं कि कब कितनी तरल देनी चाहिए एक जले हुए को। तो पुनर्जलीकरण के लिए बॉडी में तरल फिर से लाने के लिए आपको याद करना पड़ेगा पार्कलैंड सूत्र। पार्कलैंड सूत्र शरीर में जले हुए मरीज को तरल प्रदान करता है एक अंतराल पर एक मात्रा में, वही पार्कलैंड सूत्र तैयार करता है, ठीक है। समझिए कोई मरीज जो है जला, अभी जला, ठीक है, अभी जलने के 24 घंटे तक जलने के बाद अस्पताल पहुंचा, ठीक है, अस्पताल पहुंचा, उसे तरल दिया जाने लगेगा। अब हम कैसे तरल का निर्धारण करेंगे कि मरीज को कितना तरल 24 घंटे में मिल चुका है, तो उसके लिए पार्कलैंड सूत्र बताता है कि जलने के प्रथम 24 घंटे जो हम द्रव देंगे, जो तरल देंगे, NS हो गया, RL हो गया, अलग अलग तरल है। अब यह तरल जो हम 24 घंटे जलने के बाद जो 24 घंटे तक तरल देंगे, उसकी मात्रा हमको निकालना हो तो शरीर का जला हुआ भाग परसेंटेज में सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि बॉडी कितना ज़्यादा व्यक्ति जला हुआ है। मीन्स अगर 18% अगर जला है तो यहाँ पे 18% लिखेंगे। फार्मूला है इंटू में 0.4, ठीक है, सॉरी 4 ml, इंटू में शरीर का भार अगर 60 kg है तो 60 kg, ठीक है। अब इतना हम जो है पार्कलैंड सूत्र से निकाल देंगे, तब जाके हमारा जो है आपका आ जाएगा फार्मूला, यहाँ पे मात्रा आ जाएगा प्रथम 24 घंटे में इतना तरल दिया जाएगा। अब आपको जो भी फार्मूला आया पार्कलैंड सूत्र से
24 घंटे में जो मात्रा हमको देना है हम फार्मूला से निकाल लिए। अब फार्मूला से तो निकल गया कि शरीर का जला हुआ भाग 9%, 18%, 27% जितना भी जला हो इतना लिखेंगे, गुना करेंगे 4 ml से, फिर गुना करेंगे शरीर के भाग 60 kg 50 kg जितना हो, ठीक है। ये मात्रा बता देगा। अब जो मात्रा आ गया तो ऐसा नहीं है कि ये मात्रा एक ही बेर में हम 24 घंटा के बदला एक ही बेर में दे दें, ऐसा नहीं है। 24 घंटे में द्रव की दी जाने वाली मात्रा से आधी मात्रा शुरुआती 8 घंटे में देते हैं। जैसे 24 घंटे देने के लिए जो हम मात्रा निकाले हैं ना कि इतना द्रव की मात्रा दिया जाएगा, जला हुआ भाग परसेंट इंटू 4 ml इंटू शरीर का भाग, तो ये सारा मात्रा कैलकुलेशन के बाद जितना आएगा वह उसका आधा भाग 24 घंटे में कितने होते हैं, 24 घंटे। इन 24 घंटों में प्रथम जो 8 घंटे जो तरल दिया जाएगा वह इसका आया हुआ आधा भाग दिया जाएगा, समझ गए। एज फॉर एग्जांपल गुना भाग इस फार्मूला से करने के बाद अगर हमें 3 लीटर आ गया, 3 लीटर सपोज मानिए कि आया मात्रा कि 24 घंटे में हमें 3 लीटर देना है, तो क्या करेंगे, इन 24 घंटे में जो प्रथम 8 घंटे हम देंगे यह 1.5 लीटर भाग जो है प्रथम 8 घंटे में दे देंगे और बाकी के जो 1.5 लीटर आधा भाग बच जाएगा वह 16 घंटे में देंगे। मतलब शुरुआती 8 घंटे में ज़्यादा ज़रूरत है इसलिए 1.5 लीटर 8 घंटे में ही दे देंगे और बाकी जो आधा बच जाएगा वह 16 घंटे में देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यह पार्कलैंड सूत्र बता दिया, ठीक है। अब प्रथम 24 घंटे तरल देने के गणना हम कर लिए। अब हम फिर से अगले 24 घंटे, मतलब पहले 24 घंटे में गणना कर लिए, अब दूसरे उससे आगे 24 घंटे में अगर हमें निकालना हो अगले 24 घंटे के लिए द्रव की मात्रा, तो कुछ नहीं करना है, सब चीज़ सेम रहेगा, सिर्फ 4 ml के जगह पर 0.5 ml आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, 0.5 ml आपको लिखना है और बाकी वही है, जितना आएगा मात्रा उसका आधा घंटा, उसका आधा भाग 8 घंटे में दे देंगे, बाकी के आगे 16 घंटे में आधा भाग देंगे। तो यही आपका पार्कलैंड सूत्र हो जाता है, बड़ी आसानी है, सिर्फ चेंज होता है 0.5 ml, इसको आपको ध्यान में रखकर चलना है। ओके, आगे चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे आता है तीसरा है संक्रमण से बचाव। अब एक जले हुए मरीज को संक्रमण का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि जलने के बाद वहाँ पे मक्खी उक्खी बहुत ज़्यादा लग सकता है, तो संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबायोटिक देते रहते हैं, ठीक है। टिटनस का टीका लगा देते हैं क्योंकि जले हुए मरीजों को टिटनस का खतरा रहता है। घाव की ठीक प्रकार से सफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद घाव की विधिवत तरीके से जो त्वचा वहाँ पे जल चुका है उसको हटाते हैं, साफ करते हैं। रोगी के घावों पर एंटी माइक्रोबियल क्रीम लगाते हैं ताकि कोई भी मक्खी उक्खी या सूक्ष्म जीव उस पर प्रवेश न करे, ठीक है। तो ये संक्रमण से बचाव के लिए काम करते हैं। आगे है सामान प्रबंध यानी जनरल मैनेजमेंट। जनरल सामान प्रबंध के कहने का मतलब है कि कुछ सामान प्रबंध भी करते हैं, जैसे रोगी से दर्द की गंभीरता पूछते हैं, कितना ज़्यादा दर्द है, चूँकि ज़्यादा दर्द होगा तो उसी अनुसार दवाई भी दिया जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा दर्द हो, तीव्र दर्द हो तो सल्फेट जो है मॉर्फिन सल्फेट IV मार्ग से देंगे। घाव पर लंबे समय तक ड्रेसिंग करने से बचना चाहिए, इससे होता यह है कि वहाँ पे बिल्कुल हवा हुआ प्रवेश नहीं करेगा और वहाँ का और त्वचा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। रोगी को आरामदायक स्थिति दे, रोगी व उसके परिजनों को मनोवैज्ञानिक सहारा दे, मन की सांत्वना दे, हेल्प करे कि पेशेंट ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह कुछ सामान प्रबंध है जिससे जो चीज़ ऊपर नहीं लिख पाए वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आगे चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बर्न से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम है कि इसको जो है अच्छे से करना है, ठीक है। और देखिए मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ, आप इस फार्मूला को याद रखिए या नहीं रखिए, बट आपको ये फार्मूला जरूर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जनरल फार्मूला ये, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखे या नहीं रखे बट इसको याद रखना जरूरी है। प्रथम 24 घंटे में ये द्रव की मात्रा आपको जरूर याद होनी चाहिए कि बॉडी बर्न परसेंटेज में इंटू 4 ml इंटू बॉडी वेट, और आपको प्रथम जो भी आएगा उसका आधा 8 घंटे में प्रथम, फिर बाद के 16 घंटे में आधा दिया जाएगा। बस इतना जरूर याद रखिए रिहाइड्रेशन देने के लिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न एक आता है, काफ़ी खूबसूरत है, 10 नंबर में भी पूछता है, 5 नंबर में भी पूछता है कि बीज संक्रमण और स्टरलाइजेशन को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकारों को विस्तृत से बताइए। तो मैं पहले प्रकार इसका विस्तृत से बता चुका हूँ, आज हम उतना विस्तृत में नहीं जाएंगे बट इसका रिवीजन है तो रिवीजन हम कर देंगे ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है। चलिए, अच्छा प्रश्न है, दोनों फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए, तो देखिएगा समझिएगा। देखिए, बीज संक्रमण डिसइंफेक्शन की परिभाषा तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डिसइंफेक्शन बीज संक्रमण और स्टरलाइजेशन कीटाणुनाशन होता है, ठीक है। बीज संक्रमण का मतलब है, डिसइंफेक्शन का मतलब है कि यह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, कम करता है, ठीक है, और इन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया जो है बीज संक्रमण कहलाती है। तथा वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने हेतु प्रयोग में लिए जाते हैं बीज संक्रामक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है।
स्टरलाइजेशन होता है, यह भी एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु से सूक्ष्म जीवों को उनको स्पोर सहित नष्ट कर उन्हें पूर्णतः रोगाणुमुक्त किया जाता है। दोनों में बस यही अंतर है कि बीज संक्रमण का इस्तेमाल आपको कहीं भी किया जा सकता है, ठीक है, आपके बॉडी उडी पर कहीं से भी साफ करने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे आप मानिए कि आपको घाव हो गया है, ठीक है, अब घाव हो गया है तो आपको संक्रमण वहाँ पे कम करने के लिए, सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए वहाँ पे जो है लगाया जाता है ना, पोविडोन सॉल्यूशन आता है, मलहम आता है, वो सब लगाया जाता है ना, तो वो एक प्रकार से क्या है, डिसइंफेक्ट मटेरियल होता है, विसंक्रामक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को कम करने का प्रयास करता है, नष्ट करने का प्रयास करता है, ठीक है, पूर्ण रूप से वह कर पाता नहीं है। लेकिन स्टरलाइजेशन यह एक प्रक्रिया है जिसमें इसका इस्तेमाल खाने वाला सामान या बॉडी पर नहीं होता है, समझ गए। मीन्स इसमें वैसे चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है विष संक्रमण करने के लिए जिसका इस्तेमाल जो है हम लोग अलग अलग जो है मेडिकल में करते हैं। जैसे सर्जरी के लिए इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, कपड़ा वगैरह हो गया, तो इन सब के लिए हम स्टरलाइजेशन तकनीक अपना सकते हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट, सीजर वगैरह ये सब होता है, ठीक है ना। तो स्टरलाइजेशन होता यह है कि यह इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि यह कंप्लीट रूप से जो है सूक्ष्म जीवों को जड़ सहित नष्ट कर देता है, समझ गए। चाहे वो सूक्ष्म जीव जरूरी का हो या जरूरी का नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है स्टरलाइजेशन को। यह स्टरलाइजेशन जो होता है किसी भी वस्तु के सतह से सूक्ष्म जीवों को उसके जड़ सहित यानी स्पोर सहित नष्ट कर देता है, रोगाणुमुक्त कर देता है, ठीक है। और इसी स्टरलाइजेशन तकनीक के द्वारा जो है आपके विभिन्न प्रकार के सर्जिकल इक्विपमेंट जो एक पेशेंट के यूज करने के बाद दूसरे पेशेंट में भी यूज किया जाता है, तब किया जाता है जब स्टरलाइज कर लिया जाता है तब। क्योंकि एक के यूज करने के बाद अगर डिसइंफेक्ट उसे किया जाएगा तो उसमें कंप्लीट रूप से सूक्ष्मजीव हटा नहीं है, उसी का इस्तेमाल फिर दूसरे में करेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए स्टरलाइजेशन मेथड होता है जो कंप्लीट रूप से सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है। तो दोनों में अंतर समझ गए। यह सिर्फ सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोक सकता है, इन्हें नष्ट करने के लिए कोशिश कर सकता है, ठीक है। यह वे पदार्थ होता है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने हेतु प्रयोग में जो है लाया जाता है। यह विसंक्रामक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। जबकि यह क्या होता है, समझ गए आपको, कि यह पूर्णतः किसी वस्तुओं से के सतह से सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है स्पोर सहित। ओके, चलिए यही है, देख लीजिए। स्टरलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की सतह को व उसके बीच के जो सूक्ष्म जीव है उसको मुक्त रखता है, चाहे वो सूक्ष्म जीवों की पैथोजेनिक फॉर्म हो या स्पोर फॉर्म। पैथोजेनिक मतलब फैलने वाला हो या फिर उसके जड़ वाला हो, दोनों रूप से यह नष्ट कर देता है। यह दोस्ती नहीं करता है, यह दोस्ती नहीं करता है कि हम तुमको जड़ में छोड़ देंगे ताकि तुम फिर से पनप सको, नहीं, ये स्टरलाइजेशन ऐसा नहीं करता है। डिसइंफेक्ट वो ऐसा करता है, डिसइंफेक्ट में जो भी पदार्थ का उपयोग करेंगे संक्रमण से बचने के लिए, वह कंप्लीट रूप से नहीं संक्रमण को मुक्त करेगा, सूक्ष्म जीवों को नहीं नष्ट कर पाएगा कंप्लीट रूप से, वह कहीं ना कहीं कुछ असर छोड़ देगा। बट स्टरलाइजेशन में जिस भी तकनीक का उपयोग करेंगे यह कंप्लीट रूप से किसी भी वस्तु के सतह से सूक्ष्म जीव और उसके जड़ यानी स्पोर को नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, विसंक्रमण कर देगा, ठीक है। यही स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्ट है। बाकी इनके अलग अलग तकनीक है, चलिए तकनीक को हम बताते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ चीज़ें हैं, आप देख लीजिए, बहुत अच्छा है, इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। आपसे एग्जाम में पूछेगा स्टेरिलाइजेशन तकनीक कीटाणुनाशन, फर्स्ट ईयर वाले ध्यान से दीजिए, देखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, मैं आपको समझा देता हूँ वरना फिर से भूल जाइएगा। फर्स्ट ईयर में बायो साइंस में भी यह प्रश्न है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी है, सेकेंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में है। तो इसलिए आप लोग समझिए, पढ़िए, ठीक है। दोनों का डिफिनीशन बता दिए। अब आता है इसके प्रकार। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे प्रकार में, अगर आपसे पूछेगा कि स्टरलाइजेशन के फिजिकल मेथड को बताएं या केमिकल मेथड को बताएं, तो केमिकल मेथड इधर है अपन, ठीक है, फिजिकल मेथड आपके इधर, ये सब फिजिकल मेथड है। तो सबसे पहले अगर सीधा इसके विधि को पूछ देगा तब तो दोनों बताना पड़ेगा कि कीटाणुनाशन की जो विधियाँ है निम्न प्रकार है, कौन कौन है, तो एक फिजिकल मेथड है, दूसरा केमिकल मेथड है। लिखना पड़ेगा कि भौतिक विधियाँ, दूसरा रासायनिक विधियाँ। फिर लिखना पड़ेगा कि भौतिक विधि में कौन कौन सी है। पहला है भौतिक विधि में ताप यानी हीट, दूसरा भौतिक विधि में है सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, तीसरा है रेडिएशन मतलब जो विकिरण होता है उसका इस्तेमाल होता है, चौथा है फिल्ट्रेशन यानी छनने की क्रिया। तो यह फिजिकल में 4 मेथड आपको लिखना पड़ेगा, चारों मेथड लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा कि रासायनिक विधि में
होता है जितने भी रासायनिक पदार्थ है, जैसे एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, फिनाइल हो गया, हैलोजन हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, समझ गए, बहुत सारे अलग अलग गैसें आता है, ईथर हो गया। तो ये सब केमिकल में इस्तेमाल किया जाता है। तो केमिकल अलग बता दिए, फिजिकल अलग बता दिए, दोनों याद रखिएगा, समझ गए। अब आता है, अब मेन काम में आता है। देखिए, फिजिकल केमिकल दोनों को इस प्रकार से नहीं लिखिएगा, इस प्रकार से अगर लिख दीजिएगा तो हो गया, पेज भी फुल हो नहीं होगा और मार्क्स भी आपको काट लेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको डिफिनीशन लिखने के बाद स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्ट में अगर अंतर पूछ देगा तो दोनों के डिफिनीशन बता दीजिएगा। और अगर आपसे पूछेगा कि स्टरलाइजेशन तकनीक का प्रकार बताइए, प्रकार में लिखिएगा कि यह दो प्रकार के होता है, एक फिजिकल भौतिक और एक केमिकल मतलब रासायनिक, ठीक है। अब लिखिएगा कि भौतिक में, फिजिकल में 4 होते हैं, एक हीट, एक सनलाइट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन, यानी ताप, सूर्य प्रकिरण, रेडिएशन मतलब विकिरण, फिल्ट्रेशन मतलब छनने की क्रिया, और यह चारों होता है फिजिकल। केमिकल में एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, फिनॉल है, हाइलोजन है, फॉर्मल्डिहाइड गैस है, क्लोरीन गैस है, यह सब केमिकल मेथड है। ओके, तो ये लिख दीजिएगा। अब आइएगा फिर से नीचे, अब सबके बारे में एक एक दो दो लाइन आपको बताना पड़ेगा। जैसे हीट में आपको देख लीजिए, एक होता है लाल ताप यानी रेड हीट, एक होता है फ्लेमिंग, एक होता है इंसिनरेशन यानी जला देना, एक होता है हॉट एयर ओवन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, रेड हीट में जो होता है आपको यहाँ पे बता दिए। अब ये हो गया ताप वाला, ये भी तापे वाला है। तो एक ताप है जिसमें आपके 100 टेम्परेचर जो है आपके 100 डिग्री से कम होगा, यह पाश्चुराइजेशन में उपयोग किया जाता है, ठीक है। 100 डिग्री पर कोई भी चीज़ खौलने लगता है, तो अगर आपको पानी को 100 डिग्री अगर सेंटीग्रेड पर अगर खौला देते हैं तो वह पानी बिल्कुल कीटाणुनाशन हो जाता है, उसमें बिल्कुल कोई भी सूक्ष्म जीव मौजूद नहीं रहेगा खौला देने के बाद, ठीक है ना, यानी बॉइलिंग करने देने का। बॉइलिंग कब होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। टेम्परेचर अगर 100 डिग्री से ज़्यादा है तो वह ऑटोक्लेव कहलाता है, और ऑटोक्लेव, पाश्चुराइजेशन और बॉइलिंग यह तीनों मेथड ताप के द्वारा ही प्रस्तुत होता है, इसीलिए इसे एक ताप का प्रकार दिया गया है, ठीक है। और बाकी यह भी ताप का ही प्रकार है, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन, ठीक है। तो यह भी हीट का प्रकार है। तो ये हो गया हीट से करने वाला फिजिकल मेथड। अब उसके बाद है बाकी ऑटोक्लेव और पाश्चुराइजेशन क्या है बता ही दिए हैं, ठीक है। सनलाइट हो गया पाश्चुराइजेशन, जिसमें दूध को 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाल कर ठंडा करके फिर से पैकिंग किया जाता है, ये हो गया पाश्चुराइजेशन, ठीक है। ऑटोक्लेव होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई ताप और हाई दाब पर उपयोग करके किसी भी चीज़ को विसंक्रमण किया जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आपको करना है, किसी चीज़ को बॉयल करना है, उसे उबालना है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालने से सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी सनलाइट है तो सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा और सबसे सस्ता विसंक्रमण का विधि माना जाता है, जिसमें आपके वैसे चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है जो अन्य चीज़ों में इस्तेमाल अन्य चीज़ों के द्वारा नहीं विसंक्रमण कर सकते हैं, कीटाणुनाशन, उसको सनलाइट में उपयोग करते हैं। रेडिएशन होता है जो काफ़ी महंगा होता है, इसमें किरण के द्वारा जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। फिल्ट्रेशन होता है जो छानने की विधि है, इसमें छान कर चीज़ों को क्लीन करते हैं, कीटाणु नाश करते हैं। तो ये हो गया, सब में लिख दीजिएगा। बाकी केमिकल मेथड है तो एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, फिनॉल है, हाइलोजन है, फॉर्मल्डिहाइड है, क्लोरीन गैस है, ये सब भी जो है आपके साफ सुथरा करने का ही विधि है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का। तो मैंने आपको बता दिया, आप इसको डिटेल से लिखिएगा, मैंने एक झलक दे दिया, इसका रिवीजन करा दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा।